कहानी की शुरुआत में हमें मिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। मिन अपनी ग्रैंड मदर और मॉम के साथ रहता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मिन की मॉम को एक बाइक वाले ने उनके टैक्सी के पास में ही टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मॉम के मरने के बाद ग्रैंडमा और घर की सारी जिम्मेदारी मिन के कंधों पर आ गई, जिसके बाद उसने कॉलेज जाना बंद करके अपनी मॉम की टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। मिन सुबह से लेकर देर रात तक टैक्सी चलाता रहता था। अब हम देखते हैं कि एक पैसेंजर मिन की टैक्सी में बैठता है और उसे कहता है कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। उस पैसेंजर को अपने बच्चे के स्कूल पर जाना था, इसीलिए वो उन्हें वक्त पर वहां पहुंचा देता है। वो आदमी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और उससे खुश होता हुआ देखकर मिन को भी खुशी मिलती है। ऐसे ही खुशी आप मुझे भी दे सकते हो। इसके लिए आपको बस इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हम मिन के दोस्त सियोक को देखते हैं। वैसे तो सियोक की फैमिली बहुत ही रिच थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो अपने दम पर कुछ कर सके। जिसके बाद सियोक ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था और आज उसके अंडर काफी सारी टैक्सी चलती थी। सियोक मिन के साथ एक महंगे इटालियन स्पीकर को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कुछ चोर उसे लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मिन उन चोरों का पीछा करता है और फाइनली कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर वो उन्हें पकड़ भी लेता है। वो चोर रात के वक्त ऐसे ही कई चोरियां किया करते थे, इसीलिए ऑफिसर मिन का उसे पकड़वाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अगली सुबह मिन ग्रैंडमा और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाकर काम पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो अपनी टैक्सी को साफ कर रहा था तो तभी उसे बैक सीट के नीचे से एक फोन मिलता है। मिन को लगता है कि शायद ये फोन उसके किसी पैसेंजर का होगा। वो उसे ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे एक जोर का झटका लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने 3 महीने से अपने घर की EMI नहीं भरी है, इसीलिए अगर अगले महीने तक तुमने अपना होम लोन नहीं चुकाया तो ये घर हम किसी और को बेच देंगे। ये सारी बातें सुनकर मिन बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इतने कम समय में वो इतना बड़ा अमाउंट कहां से अरेंज करेगा। अब रात को मिन के टैक्सी में कुछ लड़कियां आकर बैठ जाती है, जिन्होंने अपने ऊपर भूत का मेकअप लगाया हुआ था। वो लड़कियां मिन से कहती है कि हमें कब्रिस्तान ले चलो। ये सुनकर मिन बहुत डर जाता है, लेकिन जब वो कब्रिस्तान पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मिन उन लड़कियों को वहां छोड़कर अपने घर के लिए लौट जाता है, लेकिन तभी वो मिरर में देखता है कि उसके टैक्सी के बैक सीट पर एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की बहुत ही स्कैरी लग रही थी। उसे लगता है कि शायद ये भी उन्हीं लड़कियों के साथ होगी, इसीलिए वो उससे कहता है कि आपके फ्रेंड्स तो पहले ही उतर चुके हैं, लेकिन आप अब तक यहाँ क्यों बैठी हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी उतर जाती हूँ। लेकिन मिन जब उस लड़की को उतारने के लिए अपनी टैक्सी रोकता है तो वो लड़की बिना डोर ओपन किए टैक्सी के आर पार हो जाती है। वो टैक्सी से उतर कर जाने लगती है तो अचानक से कोई एनर्जी उसे कार में ढकेल देती है। ये सब देखकर मिन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो सोचता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन तभी उसे अपने बगल वाली सीट पर वही लड़की मिलती है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है और डर के मारे टैक्सी से उतरकर भाग जाता है। तभी एक ऑफिसर टैक्सी को बीच रोड पर देख उसे हटाने के लिए आते हैं, जिस पर मिन ऑफिसर से कहता है कि मेरे कार में कुछ तो अजीब है, इसीलिए प्लीज आप जाकर उसे चेक कर लो। लेकिन जब वो ऑफिसर उस कार को चेक करते हैं तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, जिसके बाद मिन अपने टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। लेकिन वो लड़की दोबारा से उसके कार में अपीयर हो जाती है। मिन उससे डर रहा था। तभी वो उससे पूछती है कि क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। मिन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम जो कोई भी हो प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो आत्मा उस टैक्सी से दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जैसे ही वो उस टैक्सी से दूर जाती वो वापस से उसी टैक्सी में चली आती, क्योंकि किसी कारण वो आत्मा उस टैक्सी से जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ कब्रिस्तान के पास हम एक आदमी को देखते हैं। वो शायद किसी के कब्र पर आया था। तभी उनके पास एक पुलिस ऑफिसर का मैसेज आता है, जो उसे बता रहे थे कि आपकी बेटी का केस एक नए ऑफिसर को दे दिया गया है, जो बहुत जल्द आपकी बेटी के केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे।
तभी हम उस आदमी के पास उसकी बेटी की फोटो को देखते हैं। ये वही लड़की थी जिसकी आत्मा मिन के कार में थी। इस लड़की का नाम कैंग था। अब हमें वापस से टैक्सी का सीन दिखाया जाता है, जहां मिन कैंग के आत्मा के साथ अपने पैसेंजर्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। लेकिन कैंग के उस टैक्सी में होने की वजह से जो भी पैसेंजर मिन के टैक्सी में बैठता था उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती थी, जिस वजह से सारे पैसेंजर्स बीच रास्ते में ही उसके टैक्सी से उतर जाते थे, जिससे कि मिन को लॉस होने लगा था। मिन सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने होम लोन के अमाउंट को कैसे चुकाएगा। फिर रात को वो अपने घर आ जाता है। कैंग भी उसके साथ थी, क्योंकि मिन ने अपनी टैक्सी वहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर पार्क की थी, नहीं तो कैंग की आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती और उसे घर के बाहर ही रहना पड़ता। कैंग उस जगह के आसपास देखने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उस जगह को पहले से जानती हो। फिर ग्रैंडमा जब मिन को देखती है तो वो उसे बहुत डांटती है, क्योंकि आज उसने घर आने में बहुत लेट कर दी थी। इसके बाद मिन सोने के लिए चला जाता है, लेकिन रात भर उसे बस डरावने सपने आते हैं। अगली सुबह ग्रैंडमा उसे टेम्पल पर लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन मिन उन्हें अपने साथ लेकर जाने से मना कर देता है, क्योंकि टैक्सी के अंदर तो कैंग की आत्मा थी, जिससे ग्रैंडमा की भी तबीयत खराब हो सकती थी। लेकिन ग्रैंडमा उसकी एक नहीं सुनती और टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। मिन उसे टेम्पल के लिए लेकर निकल जाता है और पूरे रास्ते में ये पूछता रहता है कि आप कैसा महसूस कर रही हो। थोड़ी देर के बाद ग्रैंडमा को भी बहुत अजीब फील होने लगता है, लेकिन तब तक वो लोग टेम्पल पहुंच जाते हैं। ग्रैंडमा अंदर चली जाती है। तभी मिन टेम्पल के बाहर कुछ लोगों को अपनी कार पर झाड़ फूक करने के लिए कहता है, लेकिन इस झाड़ फूक से कैंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो मिन से कहती है कि वो ये सब बंद करवा दे, क्योंकि इससे उसके कानों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जिसके बाद मिन झाड़ फूक बंद करवा देता है। तभी मिन को एक कॉल आता है, जो कि एक डॉक्टर का था। मिन डॉक्टर को लेकर निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी अजीब फील नहीं होता। जिसके बाद कैंग उससे कहता है कि क्या तुम देख रहे हो कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कि जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी वजह से नहीं हो रहा था। इसके बाद मिन डॉक्टर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के बाहर ही एक लड़की को एम्बुलेंस से बाहर लाया जा रहा था। इस सीन को देखकर मिन को कुछ याद आने लगता है, जहां से हमें पता चलता है कि उसी डॉक्टर ने मिन की मॉम को बचाने की कोशिश की थी। इसीलिए मिन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाता है। लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर मिन को उसकी फ्रेंड सूरी भी मिल जाती है, जिसके बाद मिन उन दोनों को ही थैंक यू बोलता है। कैंग भी ये सब देख ही रही थी। फिर मिन अपने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर कैंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज वो टैक्सी को घर के पास ही पार्क करे, क्योंकि बाहर लाइट्स नहीं रहती तो उसे बहुत डर लगता है। जिस पर मिन कहता है कि भला किसी भूत को अंधेरे से डर कैसे लग सकता है, लेकिन वो उसकी बात मानता है और टैक्सी को अपने घर के पास पार्क कर देता है। अब कैंग को वो घर और उसके आसपास का एरिया और भी ज्यादा जाना पहचाना लगने लगा था, लेकिन मरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह कैंग मिन के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती है, क्योंकि पिछली रात मिन ने उसे बता दिया था कि उसे अपना होम लोन चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है। कैंग कहती है कि अब से पैसेंजर को तुम पीछे बैठाना, मैं आगे बैठ जाया करूंगी। फिर रास्ते में उन्हें एक पैसेंजर मिलता है। मिन उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आकर बैठने को कहता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, क्या मैं सच में अंदर आ जाऊं? मिन उसकी बात समझ नहीं पाता और उसे हाँ बोल देता है, लेकिन तभी वो आदमी कार के दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाता है और ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद मिन अपनी टैक्सी साइड में पार्क करके कहता है कि मेरी टैक्सी कोई भूतों का अड्डा नहीं है, मुझे तो एक पे एक फ्री मिल गया। जिसके बाद मिन गुस्से में अपनी टैक्सी को बेचने के लिए चला जाता है ताकि उन भूतों से उसे छुटकारा मिल सके, लेकिन यहाँ पर उसे एक और भूत मिल जाता है और वो मिन से हाथ जोड़कर उसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि उस आदमी की मौत से पहले उसकी बेटी की जान खतरे में थी और वो उसके इलाज के लिए गोल्ड के ज्वेलरी बेचने के लिए जा रहा था।
लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर वो मिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन गोल्ड को उसकी बेटी को जाकर दे दे। मिन उनकी बातों को मान जाता है और उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर वो बच्ची अकेली थी। फिर जैसे उसकी मॉम अंदर से बाहर आती है, वो अपने मॉम से कहती है कि अब आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बताती है कि डैड के एक दोस्त आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि डैड ने उन्हें मुझे ये देने को कहा था। ये सब देखकर उस बच्ची की माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और उन्हें देखकर मिन, कैंग और तीसरा भूत भी इमोशनल हो जाता है। वहीं पर बच्ची के डैड भी खड़े थे जो बहुत खुश थे, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी, तो अब उनके आत्मा को शांति मिल गई थी। तभी वो बच्ची मिन के पास आती है और उसके हाथ पर एक गोल्डन रिंग रख देती है और कहती है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि जब मेरा दोस्त तुम्हें ये रिंग्स देने आए तो तुम एक रिंग उन्हें दे देना। ये सब देखकर मिन बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी कैंग उसे एक आइडिया देती है। वो कहती है कि अब जब दो दो आत्माएं पहले से तुम्हारी टैक्सी में है, तो अब कोई पैसेंजर तो तुम्हारे टैक्सी में आने नहीं वाला। इसीलिए क्यों ना तुम अपनी टैक्सी को एक घोस्ट टैक्सी बना दो, जहाँ पर तुम आत्माओं के आखिरी इच्छा को पूरा करोगे और इसके बदले तुम्हें ऐसे ही गोल्ड्स या फिर पैसे मिल सकते हैं। मिन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो सपना देखने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया है। तभी वो तीसरा भूत, जिसका नाम मिस्टर बियोन था, वो उसे बताते हैं कि उनके पास कई सारे सोने के बिस्किट हैं, यानी कि एक ही बार में मिन अपने सारे लोन को चुका पाएगा। इसीलिए वो तुरंत मिस्टर बियोन के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन घर पहुंचकर मिस्टर बियोन मिन से कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोने की बिस्किट है। ये सुनने के बाद मिन बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि ये घोस्ट मिलकर तो मुझे पागल ही कर देंगे। तभी मिस्टर बियोन उसे अपनी एक आखिरी इच्छा के बारे में बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि उनकी एक वाइफ है। जब वो जिंदा थे तो उनका सपना था कि वो अपनी वाइफ को एक बाथटब दिलाए, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे कि वो बाथटब अफोर्ड कर पाए। लेकिन अब जब वो मर गए थे तो वो अपनी वाइफ को ये गिफ्ट देना चाहते थे। मतलब के गोल्ड बार बेचकर अब मिन को बाथटब लेना पड़ेगा और इसके बाद जो पैसे बचेंगे सिर्फ वही मिन को मिलेगा। मिन बियोन की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ आने से पहले तो उसने कहा था कि उसके पास ढेर सारे गोल्ड्स के बिस्किट हैं। इसीलिए वो गुस्सा होकर अपने घर के लिए निकल जाता है और मिस्टर बिन वहीं रह जाते हैं। कैंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मिन यहाँ पर बहुत नाराज हो चुका था, इसीलिए वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। फिर जब वो घर आकर ग्रैंडमा से बात कर रहा था तो उसे याद आता है कि बचपन में उसकी माँ उसे बाथटब में नहलाती थी। इसीलिए अगले दिन वो कैंग को लेकर मिस्टर बियोन के घर के लिए निकल जाता है। तभी कैंग सोचती है कि भले ही मिन दिन रात पैसा पैसा करता रहता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो बियोन उसे देखकर बहुत खुश होता है। मिन बियोन के घर उसका कजन बनकर गया था। बियोन की वाइफ उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। फिर वो मिस्टर बियोन की वाइफ सू को किसी काम में बिजी करके मिस्टर बियोन के छुपाए हुए जगह से जाकर उस गोल्ड बिस्किट को निकाल कर अपने पास रख लेता है। प्लान एकदम सक्सेसफुल था, पर तभी सू को किसी आदमी का कॉल आता है। वो सू से कहता है कि आपके हस्बैंड का कॉम्पनसेशन अमाउंट प्रोसेस हो चुका है, आप उसे ले जा सकती हो। दरअसल मिस्टर बियोन की मौत कंपनी में काम करने के दौरान हुआ था और इसके बदले कंपनी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट देने वाली थी। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अचानक से मिस्टर बियोन की मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो उनकी वाइफ से दुख बांटने लगती है और इसके बाद वो खुद ही मिस्टर बियोन का मेमोरियल भी अरेंज करती है। वहाँ पर उसकी मॉम कीवी रखती है जिससे मिस्टर बियोन को एलर्जी थी, मगर वो कहती है कि ये मेरे बेटे का फेवरेट है। ये सब देखकर मिस्टर बियोन मिन से कहता है कि मेरी मॉम तो मुझे ऑर्फनेज में काफी साल पहले छोड़कर चली गई थी, मगर अब ये वापस कैसे आ गई। बियोन की मॉम सू से पूछती है कि तुम्हारी शादी कैसी थी। सू बताती है कि उन्होंने कभी शादी की ही नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए साथ में रहते थे
और इसी बात का फायदा उठाकर वो लेडी सारा कंपनसेशन अमाउंट क्लेम कर लेती है, क्योंकि ऑफिशियली बीयोन और सू हस्बैंड वाइफ नहीं थे। कंपनसेशन वाला अमाउंट जब मिस्टर बीयोन की मॉम ले लेती है तो मिस्टर बीयोन को एक जोर का झटका लगता है, लेकिन मिन को लगता है कि वो मिस्टर बीयोन की असली माँ नहीं है। बीयोन की माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उसे भी पता नहीं था कि उसकी माँ बूढ़ी होकर कैसी दिखती है। इसीलिए मिन उस लेडी का पीछा करके उनके घर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे उनकी एक फोटो मिलती है, पर यहाँ उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। इसके बाद वो मिस्टर बीयोन से पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज है जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि ये आपकी असली मॉम है। मिस्टर बीयोन बताते हैं कि उनकी मॉम के राइट हैंड पर एक चोट का निशान था। मिन के चेक करने पर उसे इस लेडी के हाथ पर भी सेम वैसा ही निशान मिल जाता है, लेकिन फिर बीयोन की मॉम मिन और सू पर ये इल्जाम लगा देती है कि उन दोनों ने मिलकर उनके बेटे को मार दिया। ये सब सुनकर सू वहीं बेहोश हो जाती है। कैंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर डोजिन उन्हें बताते हैं कि सू तो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, इसीलिए उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब ये बात सुनकर मिन को एक आइडिया आता है। वो बीयोन की मॉम का डीएनए टेस्ट करवाता है, लेकिन उनका डीएनए मिस्टर बीयोन के डीएनए से मैच नहीं करता, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो उनकी असली माँ नहीं है। इससे पहले कि वो ऑफिसर को बुला पाते, वो दोनों फ्रॉड लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब मिन सू को घर छोड़कर जा रहा था तो वो अपने टैक्सी में देखता है तो कंपनसेशन वाला डॉक्यूमेंट वहीं पड़ा था। वो उसे देने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ तो दरवाजा बंद था। अंदर वो दोनों फ्रॉड लोग पहले से ही बैठे हुए थे और उन लोगों ने सू को बंदी बना लिया था। वो उससे धमकी देते हैं कि अगर उसने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो उसे जान से मार देंगे। मिन के काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था और मिस्टर बीयोन अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देख रहे थे। वो भगवान से प्रे करते हैं और पूरी ताकत से दरवाजे पर मारते हैं। तभी एक चमत्कार होता है और वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद मिन अंदर आकर उन दोनों को मारकर पकड़ लेता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां आकर उन्हें वहां से ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे करके मिस्टर बीयोन की वाइफ की जान बच जाती है। इसके बाद मिन सू को बता देता है कि वो उसके हस्बैंड का कजन नहीं है, वो तो उन्हें जानता भी नहीं था, लेकिन वो उनके आत्मा से मिला। जिसके बाद उन्होंने उससे हेल्प करने को कहा। सू को उसकी बातें बहुत अजीब लगती है, वो हैरानी से उसकी बातों को सुन रही थी। फिर मिन बताता है कि वो आपके पास ही हैं और वो आपको सुन और देख सकते हैं, लेकिन सू को उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं था। इसीलिए मिस्टर बीयोन जो बातें कहते हैं वो बातें मिन रिपीट करने लगता है, जिससे अपने हस्बैंड की सारी बातें वो सुन सके। वो कहते हैं कि सू क्या तुम्हें याद है, बचपन में हम दोनों स्कूल के लिए बहुत जल्दी निकलते थे ताकि एक साथ हम आसमान में बने सितारों को देख सके। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए हमें तारे अपने लगते थे। ये सब बातें सुनकर सू बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि याद है ना, मैंने कहा था कि अगर हमारा बेबी होता है तो हम उसका नाम स्टार रखेंगे, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम उसका नाम स्टार ही रखना, और अगर मुझे उसकी याद आएगी तो मैं आसमान में उसे देख लिया करूँगा। ये सब सुनकर सू बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। वो इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि सच में वो सारी बातें को अपने हस्बैंड से सुन पा रही है। मिस्टर बीयोन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला गया, और मिस्टर बीयोन एक स्माइल देकर गायब हो जाते हैं, यानी कि उनके आत्मा को मुक्ति मिल गई। इसके बाद मिन और कैंग वहां से अपने घर चले आते हैं। घर पहुंचकर हमें पता चलता है कि पुलिस को शक था कि मिन के मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, इसीलिए वो अभी भी उस बाइक वाले की तलाश कर रहे थे। और आज पुलिस भी इस केस के सिलसिले में ग्रैंडमा से मिलने के लिए आए थे। ग्रैंडमा पुलिस वाले से बातें कर रही थी, लेकिन इसी दौरान मिन नोटिस करने लगता है कि कैंग के हाथ में जो चीज बंधी हुई है वो उसकी मॉम का हेयर बैंड है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि उसकी मॉम का हेयर बैंड कैंग के पास कैसे आया। तभी ग्रैंडमा मिन को एक फोटो दिखाते हुए उससे पूछती है कि ये तुम्हारे मॉम वाले फोन पे ये प्यारी सी लड़की कौन है। ये
देखकर मिन शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम और कैंग एक साथ कैसे हैं। कैंग अपनी फोटो देखकर खुश होती है और कहती है कि वह मैं तो बिल्कुल परी दिखती हूँ। मिन कहता है कि परी नहीं तुम चुड़ैल हो, लेकिन इसके बाद वो बस यही सोचता रहता है कि आखिर कैंग उसकी मॉम को कैसे जानती थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऑफिसर मिन को मिलने के लिए बुलाते हैं और यहाँ पर वो उसी पर शक कर रहे थे कि कहीं उसी ने तो अपनी मॉम को नहीं मार दिया। ऑफिसर की बातों से नाराज होकर मिन चिल्लाने लगता है। अब हमें उसके फ्लैशबैक से एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक्सीडेंट से तुरंत पहले मिन अपनी मॉम से ही बात कर रहा था और इसीलिए एक्सीडेंट होते ही वो अपनी मॉम की आवाज को सुन लेता है और तुरंत भागता हुआ वहाँ पर पहुँचता है। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को बुला दिया था, उन्हें एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से वो दूसरी टैक्सी लेकर आता है। उसने अपनी मॉम वाली टैक्सी को वहीं पर रहने दिया था ताकि एविडेंस गायब न हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ऑफिसर आज उसी पर शक कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में मिन की दोस्त सूरी को दिखाया जाता है। ग्रैंडमा उसे कॉल करके घर पे खाने के लिए बुलाती है क्योंकि वो चाहती थी कि मिन और सूरी का रिश्ता दोस्ती से काफी ज्यादा क्लोज आ जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर डोजिन ये नोटिस करती है कि उनकी तरह ही जो दूसरे डॉक्टर थे, डॉक्टर जिंगवू पेशेंट का गलत इलाज कर रहे थे। वहाँ पे उस पेशेंट की जान तो बच जाती है, पर बाद में नर्स को बुलाकर डॉक्टर डोजिन बाकी की ऑपरेशन पे नजर डालते हैं और वो ये देखकर हैरान हो गए थे कि जंगवू के आने के बाद हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स की जान जाने लगी थी। वो जंगवू को निकालने का सोचने लगते हैं, लेकिन जंगवू उनसे कहता है कि अगर मैं बुरा हूँ तो तुम कौन सा अच्छे हो, तुम्हारा राज मैं जानता हूँ। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जंगवू के पास कई सारे रेयर मेडिसिन और इंजेक्शन थे जिन्हें वो छुपा के रखता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पैसेंजर मिन की टैक्सी में आकर बैठता है। वो थोड़ा वियर्ड था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो एक समन है जो भूतों को देख सकता है और वो मिन को बताता है कि इस लड़के की आत्मा तुम्हारी टैक्सी से नहीं जुड़ी बल्कि टैक्सी में रखे किसी सामान से जुड़ी है। तभी मिन को याद आता है कि वही व्हाइट कलर का पुराना फोन। वो उसे लेकर दूर जाता है तो कैंग अचानक उड़कर उसके पास खिंची आती है, यानी कैंग की आत्मा उसी फोन से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल किस होता है और ये दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पाते। बाद में फोन का चार्ज खत्म होने की वजह से कैंग गायब हो जाती है। अब मिन तुरंत घर आकर उस फोन का चार्जर ढूंढने लगता है, लेकिन उस फोन का चार्जिंग पोर्ट काफी डिफरेंट था क्योंकि अब ऐसे पोर्ट वाले चार्जर्स नहीं मिलते। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि कल वो मार्केट से नया चार्जर ले आएगा, लेकिन कल वो ग्रैंडमा के साथ शॉपिंग पर चला जाता है। अब कैंग उसके साथ नहीं थी तो उसे सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ग्रैंडमा उस पुराने फोन को देखकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। मिन उसे निकाल नहीं पाता, लेकिन बाद में पूरा दिन उसका बहुत अच्छा जाता है। उसे बहुत सारे पैसेंजर्स मिलते हैं। एक पल को वो सोचने लगता है कि मैं कैंग को भूल जाऊं, और इस बीच कैंग एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी जहां पे उसकी हालत खराब हो रही थी और अगर जल्दी उसे नहीं बचाया गया तो वो खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिन के दोस्त सियोक को दिखाया जाता है। सियोक अपनी टैक्सियों को लीज पर भी देता था, जिसमें से एक टैक्सी उसने योनसू नाम की एक लड़की को दिया था। वो मिन और सियोक की कॉमन फ्रेंड थी। योनसू की मॉम को भूलने की बीमारी थी, इसी वजह से वो उन्हें लेकर ही ट्रेवल करती थी, लेकिन आज उसकी मॉम गायब हो गई थी। इसीलिए योनसू सियोक और योंगमिन के साथ मिलकर अपनी मॉम को हर जगह ढूंढती है। काफी ढूंढने के बाद फाइनली वो उन्हें एक पुलिस ऑफिसर के पास मिलती है। दरअसल वो एक बच्चे के साथ खेल रही थी और ये देखकर उस बच्चे की माँ को लगा कि ये लेडी उसकी बच्चे को परेशान कर रही है, इसीलिए उस लेडी ने उन्हें पुलिस वालों को दे दिया। ऑफिसर से अपनी मॉम को छुड़ाने के बाद युंगसू मिन से कहती है कि पता है मेरी मॉम पूरी दुनिया के लिए एक भूत की तरह है। लोग उन्हें देखते तो हैं, लेकिन असलियत में कोई उन्हें देखना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भूलने की
बीमारी जो है, और वो किसी को याद नहीं रख पाती, और उनका तो अब मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर मिन को रियलाइज होता है कि कैंग तो सच में एक भूत है, उसका भी इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। इसीलिए वो वहाँ से जाकर उस डस्टबिन से फोन निकालकर एक नया चार्जर खरीद के उसे चार्ज करता है, और उस फोन के चलते ही कैंग वापस से इस दुनिया में आ जाती है। वो आते ही उसके हाथ पर गिर जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे बचाया। तो वो कहता है कि 4000 रुपए का चार्जर खरीद के। कैंग उससे कहती है कि तुम्हारे जैसा लालची इंसान जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है, वो मेरे लिए इतना पैसा क्यों खर्च करेगा। तुमने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। अब वो वापस से उसके साथ टैक्सी में निकल जाती है, लेकिन पैसेंजर्स टैक्सी में बैठने से मना करने लगते हैं और बैंक वाले नोटिफिकेशन भेजकर सौंप देते रहते हैं। तो अब मिन को बहुत बुरा भी लगने लगा था, पर कैंग दोबारा से उसे घोस्ट टैक्सी का आइडिया देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूरी डोजिन को बहुत पसंद करती थी। वो डोजिन के साथ अपने एक चाइल्ड पेशेंट का फ्यूनरल अटेंड करने जाती है, जिसकी मौत कम समय होने की वजह से हो गई थी। डॉक्टर डोजिन अपने पेशेंट से पर्सनली अटैच रहते थे, उन्हें उनकी सच में बहुत परवाह रहती थी, और ये सारी बातें सूरी को बहुत पसंद आती थी। डॉक्टर जुंगवू के किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। इन लोगों के बीच क्या चल रहा था वो हमें आगे के कहानी में बताया जाएगा। अगले दिन कैंग मिन को एक टैक्सी स्टैंड पर लेकर जाती है, जहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ घोस्ट पैसेंजर ही रहते थे। यहाँ पर उन्हें एक लड़के की आत्मा मिलती है, और ये लड़का कैंग के बचपन का दोस्त निकलता है। वो कैंग को देखते ही उसे उसके नाम से पुकारता है, जिसके बाद वो लड़का मिन और कैंग को कैंग के पहचान के बारे में बताता है। अपने बारे में जानकर कैंग बहुत खुश होती है। वो उन दोनों को लेकर अपने घर पहुंचता है, और यहाँ पर वो उन दोनों को अपनी और कैंग की बचपन की पिक्चर्स दिखाता है। अब ये देखकर कैंग बहुत खुश थी, क्योंकि इतने दिनों के बाद फाइनली किसी ने तो उसे उसकी पहचान बताई। इस लड़के का नाम सुनबू था। ये उससे पूछता है कि ये तुम्हारे साथ जो लड़का है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर कैंग उसे मना कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सुनबू मिन से कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक सपना पूरा करना होगा। सुनबू बताता है कि मैं कैंग को डेट करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि घोस्ट अपने कपड़े कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि ये दोनों डेट पर जा सके। नेक्स्ट डे सुनबू और कैंग साथ में शॉपिंग पर जाते हैं। आत्माओं को कपड़े चेंज करने के लिए बस कपड़ों के आर पार जाना होगा। आत्माओं को कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद ये दोनों मूवी डेट पर भी जाते हैं। सुनबू और कैंग एक प्यारे कपल की तरह सारे पल एंजॉय कर रहे थे, और मिन इन्हें देखकर जेलस फील कर रहा था। सुनबू कैंग को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। इसके लिए उसने बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट किए थे, लेकिन मिन उसे उस दिन वहाँ लेकर ही नहीं जाता। वो उससे कहता है कि तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। कैंग कहती है कि मैं सुनबू से प्यार नहीं करती, मैं तो बस उसके साथ इसलिए थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सके और तुम अपने लोन का अमाउंट चुका सको। अब ये बातें सुनकर मिन का दिल भर आता है, और वो अगले दिन उसे सुनबू के पास लेकर चला जाता है। इधर मिन बाहर बैठा हुआ अपने दोस्त सियोक से बात कर रहा था। सियोक उससे कहता है कि अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसे जाकर अपने दिल की बात बता दो। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तब भी ज्यादा से ज्यादा बुरा ही तो लगेगा, पर एटलीस्ट नहीं बताने से तो बेहतर ही होगा। मिन कहता है कि वो लड़की किसी और के साथ है। सियोक कहता है कि तब तो तुम्हें और जल्दी करनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि सुनबू कैंग को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन अचानक से वो उसे प्रपोज नहीं करता। वो उससे कहता है कि कैंग तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। वो कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए मुझे आत्माओं की मुक्ति के बारे में कुछ बातें पता चली है। एक आत्मा इस दुनिया से सिर्फ दो तरह से ही जा सकती है, पहला अगर हमारी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तब, और दूसरा जब एक आत्मा को प्यार हो जाए। मैं जब इंसान था तो मैं तुमसे प्यार करना चाहता था, और आत्मा बनकर मेरा ये आखिरी सपना फाइनली पूरा हो गया, और अब शायद मैं यहाँ से जा पाऊंगा। कैंग उससे कहती है कि मुझे मेरी पहचान बताने के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया।
दिया। वो उससे कहता है कि तुम किसी भी इंसान से प्यार मत कर लेना वरना मेरी तरह गायब हो जाओगी और अपनी खोई हुई यादाश्त को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी। और अब जैसे ही मिन वहाँ पर पहुँचता है, सुनवू गायब हो जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि मिन और कैंग दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग है, लेकिन कैंग अपने कदम पीछे कर लेती है क्योंकि अगर वो मिन से प्यार करेगी तो वो भी सुनबू की तरह गायब हो जाएगी। मिन कैंग के सर पर तिलिस्मान रखकर तुरंत इजहार करने के लिए कहता है। तिलिस्मान सर पर रखकर जब कैंग अपनी आंखें बंद करती है तभी उसे अपने पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो शुरुआत वाले उन्हीं ओल्ड मैन के साथ थी और हमें समझ आता है कि वो ओल्ड मैन भी एक ऑफिसर रह चुके थे और वो उनकी ही बेटी थी और कैंग भी एक ऑफिसर ही थी। अब हम दो ऑफिसर को देखते हैं, दोनों मिन की मॉम और कैंग का केस देख रहे थे, इसीलिए वो कैंग के डैड से मिलने पहुंचते हैं, पर वहाँ कैंग के डैड कोई तो राज छुपा रहे थे। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिन की मॉम को एक बाइक ने उड़ाया था और उस इंसान का फेस हेलमेट की वजह से नहीं दिख रहा था। वो लड़का था या लड़की कुछ समझ नहीं आता। वो फिर उस फुटेज को चेक करते हैं तो उसे चेक करने पर उन्हें वही हॉस्पिटल मिलता है जहाँ पे डॉक्टर डोजिन और सूरी काम करते हैं। अब इनका शक उस हॉस्पिटल के ऊपर भी था क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मिन की मॉम को यहीं पर लाया गया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मिन अपने होम लोन को चुका पाएगा? उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी और कैंग की डेथ कैसे हुई? तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना चाहते हो तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे देख सकते हो, जहां मेरी सिस्टर ने इसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।